हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की। इस रिजीम को लेके लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स हैं कि ये कब से एप्लीकेबल है, किस किस को एप्लीकेबल है, क्या ये ऑप्शनल है, और अगर हमने इसको चूज किया तो क्या हमें इसी पे स्टिक रहना है या फिर हम एवरी ईयर इसको स्विच कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं। तो इस साल 2020 के बजट में उन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, दैट इज सेक्शन 115 BAC। ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को ही एप्लीकेबल होगा और ये इसी साल से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर से इंडिविजुअल को एक ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड स्लैब्स के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं, नहीं तो वो स्विच करना चाहते हैं तो वो न्यू सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको काफी सारी एग्जिम्पशंस और डिडक्शंस को फोरगो करना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल्स जिनका कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो इस ऑप्शन को बार बार स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर उन्हें किसी साल में लगता है कि उनके लिए ओल्ड सिस्टम ही बेटर था तो वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर किसी साल में लगता है कि हमें न्यू सिस्टम बेटर है तो वो न्यू सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं। बट वो इंडिविजुअल्स जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आता है वो इस सिस्टम में बार बार स्विच नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी साल में न्यू ऑप्शन को चूज किया, न्यू टैक्सेशन सिस्टम को ऑप्ट किया, तो उनको सिर्फ लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दोबारा से ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं, तो उनके पास बार बार स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं स्लैब रेट्स क्या है ओल्ड सिस्टम के अंदर एंड न्यू सिस्टम के अंदर। जैसा आपको पता है कि ओल्ड सिस्टम के अंदर हमारे पास 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता था, 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता था, एंड 10 लाख से अबव जो है वो 30% पे चार्ज होता था। बट न्यू सिस्टम के अंदर थोड़ी सी स्लैब्स जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें भी 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 to 5 लाख तक 5% चार्ज होगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% चार्ज होगा, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 तक 20%, एंड 12.5 से 15 लाख तक 25%, एंड 15 लाख से अगर कोई अबव इनकम है तो वो 30% पे चार्ज होगी। इसको याद करने का इजी वे है कि हमारे जो इनकम्स का लेवल है उनके बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस है, और जो हमारे स्लैब रेट्स है उनके बीच में 5% का डिफरेंस है। अगर आप भूल जाते हैं कि हमारा कौन से पे कौन सा परसेंट होगा तो आप जो फर्स्ट डिजिट है उसका डबल कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो 2.5 का डबल होता है 5%, यानी कि 2.5 वाले के लिए 5% एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली 5 लाख से 7.5 तक तो 5 का डबल करेंगे तो 10%, 7.5 लाख वाले स्लैब में तो 7.5 का डबल करेंगे तो 15%, 10 लाख वाले में 10 को डबल करेंगे तो 20%, एंड 12.5 वाले में 12.5 को डबल करेंगे तो 25%, एंड 15 लाख से अगर अबव है तो 15 का डबल करेंगे तो 30%। तो इट्स अ वेरी इजी टू लर्न दी स्लैब्स। अब कौन सी स्लैब हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो 20 लाख रुपीज है। तो अगर वो ओल्ड सिस्टम को ऑप्ट करता है तो उसको 4,12,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वही पर्सन न्यू सिस्टम को ऑप्ट करता है तो उसको जो है 3,37,500 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि उसकी ओवरऑल जो सेविंग्स हो रही हैं वो हो रही है 75,000 रुपीज की। बट ये जो सेविंग्स है ये मैनिपुलेटिव रिजल्ट है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों है। टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस इनकम में से डिडक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें टैक्सेबल इनकम मिल जाती है। यानी कि किसी की भी टैक्सेबल इनकम डिपेंड करता है उसकी डिडक्शंस पे। अगर उसकी डिडक्शन ज्यादा है तो यानी कि उसकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी, और अगर डिडक्शंस कम है तो उसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी। बट अगर हम न्यू सिस्टम को ऑप्ट करते हैं तो हमें काफी सारी डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को फोरगो करना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो कि हमारे को न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है। फर्स्ट डिडक्शन होती है सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज की होती है। सेकंड हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है उसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। LTC की, हाउस रेंट अलाउंस की, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और जो भी अलाउंसेस MPs या MLAs को मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। जो भी क्लबिंग ऑफ इनकम होता है
माइनर का 1500 रुपीज पर मंथ एंड पर चाइल्ड का वो भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में होता है वो भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। फिर सेक्शन 80D की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होती है 25,000 रुपीज या फिर 50,000 रुपीज। फिर 80DDB की डिडक्शन होती है स्पेसिफाइड डिसीज का अगर कोई ट्रीटमेंट कराता है जो कि 40,000 रुपीज या फिर 1 लाख की डिडक्शन होती है। देन 80E के अंदर डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर। देन 80EE के अंदर होती है हाउसिंग लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट कोई पे कर रहा है। देन 80G की डिडक्शन होती है डोनेशंस अगर किसी ने दिए हैं। देन 80GG की डिडक्शन होती है जो कि हाउस रेंट अगर कोई पे करता है तो उसके लिए होती है। देन 80TTA का डिडक्शन होता है जो कि सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है 10,000 रुपीज का। देन सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB होता है जो कि फिक्स डिपॉजिट्स या फिर सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है 50,000 रुपीज का। देन रॉयल्टी इनकम जो होती है सेक्शन 80QQB या 80RRB की 3 लाख रुपीज की वो भी नहीं मिलेगी। एंड 80U का जो डिडक्शन होता है वो भी नहीं मिलेगा जो कि 75,000 रुपीज या 1,25,000 रुपीज का होता है। यानी कि लिस्ट है डिडक्शंस की एग्जेम्पशंस की जो कि अगर कोई न्यू सिस्टम फॉलो करता है उसको ऑप्ट करता है तो उसको ये सारी डिडक्शंस फोरगो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड होंगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है 3,500 रुपीज का एग्जेम्प्ट होगा अगर उनका इंडिविजुअल अकाउंट है, या फिर 7,000 रुपीज अगर उनका ज्वाइंट अकाउंट है। अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है उसके एम्प्लॉयर से तो वो 20 लाख रुपीज तक की एग्जेम्प्ट होती है तो उसको ये डिडक्शन अलाउड होगी। अगर किसी को मेच्योरिटी पर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिल रहा है तो वो भी अलाउड होगा। ईपीएफ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है ईयर टू ईयर वो भी अलाउड होगा लेकिन 9.5% तक ही अलाउड होगा। इससे जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। किसी को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में मेच्योरिटी पे उसको अमाउंट मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा यानी कि वो उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। बट अगर वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन क्लेम करेंगे एटीसी में तो उसका डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट रिसीव हो रहा है उसके एम्प्लॉयर से तो 5,000 रुपीज की वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। अगर एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिल रही है यानी कि लमसम पेंशन उसको रिसीव हो रही है तो वो भी जितनी लिमिट स्पेसिफाइड है एक्ट में उसके लिए वो स्टिल एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। लीव इनकैशमेंट का अमाउंट उसको मिल रहा है तो वो 3 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर उसको अमाउंट मिल रहा है तो वो 5 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा। अब एक न्यू पॉइंट इन्होंने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में या फिर सुपर एनुएशन अकाउंट में या फिर नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में, तो इन तीनों को मिला के अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,50,000 रुपीज तक है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना इस 7,50,000 रुपीज से ज्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली जितना भी इंटरेस्ट उनका इन एक्सेस के ऊपर बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 लाख रुपीज एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो 7,50,000 रुपीज उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 50,000 रुपीज उसका टैक्सेबल हो जाएगा। और इस 50,000 रुपीज के ऊपर उसका जितना इंटरेस्ट बनता होगा प्रीवियस ईयर में वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो 7,50,000 रुपीज का जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ओल्ड सिस्टम को और न्यू सिस्टम को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैंने 6 लेवल्स ऑफ इनकम लिया है जो कि 7 लाख से लेके 20 लाख रुपीज तक का है। डिडक्शन का अमाउंट मैंने फिक्स रखा है जो कि 2 लाख रुपीज है। तो 2 लाख रुपीज मैंने 50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है सैलरी का और 1,50,000 रुपीज एटीसी की डिडक्शन का लिया है। तो ये जो डिडक्शन का अमाउंट है ये कम या ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो जो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से हम ग्रॉस इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। तो ओल्ड रिजीम के अंदर तो हमें डिडक्शंस अलाउड होती हैं तो इसलिए 5 लाख रुपीज पे हमारे कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा यानी कि निल हो जाएगा। एंड 7 लाख के ऊपर 50,500 रुपीज, 8 लाख के ऊपर 72,500 रुपीज, 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 1,12,500 एंड 13 लाख के ऊपर 2,02,500। सिमिलरली 18 लाख की इनकम है तो 3,52,500 रुपीज का उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो जो हमारी डिडक्शंस होती हैं वो हमें फोरगो करनी पड़ेगी, यानी कि अब जो हमारा टैक्स निकलेगा न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर वो हमारा ग्रॉस इनकम के ऊपर निकलेगा, यानी कि हमें डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो 7 लाख रुपीज के ऊपर 32,500 रुपीज, 9 लाख के ऊपर 60,000 रुपीज, 10 लाख के ऊपर 75,000 रुपीज का टैक्स बनेगा। सिमिलरली 12 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख रुपीज। तो अगर हम देखें कि हमें कितनी सेविंग्स हो रही हैं तो हमें
7 लाख वाली इनकम के ऊपर हमारे लिए ओल्ड सिस्टम जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि ओल्ड में तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, बट न्यू के अंदर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है 32,500। सिमिलरली 9 लाख की इनकम की बात करें तो हमें 7,500 की सेविंग्स हो रही है, लेकिन ओल्ड सिस्टम के अंदर हो रही है। 10 लाख की इनकम की बात करें तो हमारे को 2,500 रुपीज की सेविंग्स हो रही है ओल्ड में। 12 लाख की बात करें तो हमारी सेविंग्स हो रही हैं 2,500 की, बट न्यू सिस्टम में हो रही है। सिमिलरली 15 लाख पे हमें 15,000 रुपीज की सेविंग्स हो रही है न्यू सिस्टम में, एंड 20 लाख वाली इनकम पे हमें 15,000 की सेविंग्स हो रही है न्यू सिस्टम के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है, अमाउंट ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ज्यादा प्रेफर्ड है। बट कंडीशन ये है कि आपके डिडक्शंस का अमाउंट जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल की डिडक्शंस भी ज्यादा हैं तो फिर उसके लिए ओल्ड सिस्टम बेटर होगा। बट अगर आपकी डिडक्शंस जो है वो सेम है बट आपकी इनकम्स बढ़ती जा रही हैं तो आपको जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो स्लैब रेट्स हैं वो ज्यादा कम है, तो आपको वहां पे बेनिफिट होगा। अब देखते हैं विच रिजीम टू चूज। एक्चुअली में इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है कि आपको हमेशा पुराने के साथ जाना चाहिए सिस्टम के साथ या फिर न्यू के साथ जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्जेम्पशंस कितनी है और आपकी डिडक्शंस कितनी है। तो हर साल आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप न्यू सिस्टम के साथ जा सकते हैं या फिर ओल्ड सिस्टम के साथ जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस आप क्लेम करेंगे। तो हायर द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, मोर प्रेफरेबल इज द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है कि आपने कहीं पे सेविंग्स किया हुआ है, एग्जेम्पशंस आप ज्यादा क्लेम कर सकते हैं, तो आपके लिए ओल्ड सिस्टम ही बेटर है। बट अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ज्यादा सेविंग्स नहीं करता, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बाय कर रखे हैं उसने, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है, क्योंकि वहां पे जो है वो रिड्यूस टैक्स रेट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने अपनी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया है। तो उस ऑप्शन में हम लोग अपनी इनकम्स को भरेंगे, अपनी डिडक्शंस को भरेंगे, एंड हमें वो नेट बेनिफिट बता देगा कि हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप लोग अपनी इनकम्स एंड अपनी डिडक्शंस को डालेंगे, एंड आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेटर है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।